नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चिकबल्लापुर में चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया। कहा, लोगों के साझा प्रयासों से भारत 2047 तक विकसित देश बनेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जूट उत्पादकों को बेहतर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से नई दिल्ली में पूछताछ जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से हल्बी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का शुभारंभ किया। और नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घणघस और स्वीटी बुरा आज शाम अपने अपने फाइनल मुकाबले खेलेंगी। दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक देशवासी से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने में योगदान की अपील की है। कर्नाटक में चिकबल्लापुर जिले के मुड्डनहल्ली में आज श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। इस संस्थान में गरीबों को चिकित्सा शिक्षा तथा इलाज की सुविधा निःशुल्क मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि देश में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 380 से बढ़कर 650 हो गई है। साल 2014 में हमारे देश में 380 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 650 से भी अधिक हो गई है। इनमें से 40 मेडिकल कॉलेज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बने हैं, जो जिले विकास के हर पहलू में पीछे थे, वहां पर मेडिकल कॉलेज बने हैं। श्री मोदी ने कहा कि जन औषधि केंद्रों पर दवाएं मामूली दरों पर मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अब देश की माताओं बहनों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा और पोषक आहार उपलब्ध हो रहे हैं। हम स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों में माताओं बहनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। इसलिए चाहे शौचालय बनाने की योजना हो, मुफ्त गैस कनेक्शन की योजना हो, नल से जल पहुंचाने की योजना हो, मुफ्त सैनिटरी पैड्स देने की योजना हो, या पौष्टिक खाने के लिए सीधे बैंक में पैसे भेजना हो, ये सब माताओं बहनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास की दिशा में प्रत्येक भारतीय की भागीदारी से ही 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के सपने को साकार कर पाना संभव होगा। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तो लोग पूछते हैं कि इतने कम समय में भारत विकसित कैसे बनेगा? इतनी चुनौतियां हैं। इस सवाल का एक ही जवाब है, सशक्त जवाब है, सिद्धियां प्राप्त होने की ताकत वाला जवाब है, और वो जवाब है सबका प्रयास। देशवासी के साझा प्रयासों से ये संभव होकर के ही रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में मेट्रो के व्हाइटफील्ड KR पुरम लाइन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने इस मेट्रो में यात्रा भी की। इसका निर्माण लगभग 4,250 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री आज देवगिरी में विजय संकल्प यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कर्नाटक में धारवाड़ के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर से धारवाड़ और आसपास के इलाकों में लोगों को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे विनिर्माण और नवाचार के क्षेत्र में कर्नाटक की छवि बेहतर होगी। श्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही। श्री जोशी ने कहा था कि कर्नाटक के धारवाड़ जिले को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर मिल गया है। इस क्लस्टर में 1,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इससे 18,000 रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जूट उत्पादकों को बेहतर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दे दी है। वित्त वर्ष 2023-24 में कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,050 रुपए प्रति क्विंटल होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस निर्णय से उत्पादन लागत पर
63.20% का लाभ सुनिश्चित होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में बताया कि ये निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी है। 1 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 9,59,00,000 है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में कहा कि 1 वर्ष में 12 सिलेंडर तक 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको साल में 12 सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी 1 सिलेंडर पर यानी कि लगभग 2400 रुपया अगर वो 12 लेते हैं तो देने का निर्णय लिया गया। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दामों में अभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है तो इस सब्सिडी को अगले 1 साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इससे 9,60,00,000 महिलाओं को, बहनों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से नई दिल्ली में पूछताछ कर रही है। हाल ही में सीबीआई ने इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। सीबीआई ने 16 आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के मामले में आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय जमीन के बदले नौकरी मामले में आज राष्ट्रीय जनता दल की सांसद मीसा भारती से नई दिल्ली में पूछताछ कर रहा है। आरोप है कि यूपीए शासन में लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख के परिवार को रेलवे में नियुक्ति के बदले में या उपहार के तौर पर जमीन दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने सेवा विकास सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि व्यापक स्तर की धोखाधड़ी और अनियमितता के कारण सेवा विकास सहकारी बैंक को 429 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एजेंसी ने बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमर मूलचंदानी के करीबी बबलू सोनकर और प्रवर्तन निदेशालय के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में माओवादियों के विरुद्ध संघर्ष अब निर्णायक दौर में है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने माओवादियों के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गृह मंत्री ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस परेड समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों ने जनजातीय लोगों के विकास के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की अशांति के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र के अंदर पल पल सजग रहते हुए, वीरता प्रदर्शित करते हुए जवानों ने जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास को पहुंचाना। हर क्षेत्र के अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने अप्रतिम शौर्य और बहादुरी का परिचय देश की जनता के सामने और समग्र दुनिया के सामने देने का हमेशा काम किया है। गृह मंत्री ने आकाशवाणी से हल्बी बोली में प्रसारित होने वाले साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। आकाशवाणी के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे स्थानीय भाषा तो मजबूत होगी, बस्तर के लोगों को उनकी ही भाषा में समाचार उपलब्ध कराना भी संभव हो जाएगा। आदिवासियों की भाषा में पहला समाचार बुलेटिन शुरू करने के लिए मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इससे इस क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों को अपनी ही भाषा में देश और दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है, इसके समाचार सीधे मिल पाएंगे। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी भी उपस्थित थे। 15 मिनट का ये बुलेटिन आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रत्येक रविवार सवेरे 7:30 बजे सुना जा सकेगा। इससे पहले श्री शाह ने जगदलपुर के पास करनपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर में शहीद स्मारक पर फूल चढ़ाए और परेड का निरीक्षण किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। G20 देशों के दूसरे फ्रेमवर्क कार्य समूह की 2 दिन की बैठक के आज अंतिम दिन बड़े वैश्विक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा जारी है। इसमें मुद्रास्फीति, ऊर्जा, असुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। कार्य समूह की अध्यक्षता भारत और ब्रिटेन कर रहे हैं। चर्चा के दौरान मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने
कहा कि अधिकतर देश महसूस करते हैं कि वित्तीय स्थिरता से जुड़े जोखिमों से निपटा जा सकता है। श्री नागेश्वरन ने यह भी कहा कि वर्ष 2024 में भारत की वृद्धि दर पूर्वानुमान के अनुसार 6.5% ही रहेगी। G20 की पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की दूसरी बैठक 27 मार्च से गुजरात की राजधानी गांधीनगर में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर किया है। जल संसाधन विभाग में विशेष सचिव देबश्री मुखर्जी ने नई दिल्ली में बताया कि इस बैठक में जल संसाधन प्रबंधन के मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि बैठक में G20 देशों और अतिथि देशों के प्रतिनिधि अपने देश में जल प्रबंधन संबंधी सर्वोत्तम कार्यशैली को साझा करेंगे। हमारे पास 18 देशों के बेस्ट प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, तो एक दूसरे से जो सीखने का सिलसिला है उसको और सशक्त करने के लिए हम लोग एक बेस्ट प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं। तो वो ड्राफ्ट इस मीटिंग में शेयर होगा। उसके साथ साथ हर देश अपना बेस्ट प्रैक्टिस शेयर भी करेंगे। असम की राजधानी डिब्रूगढ़ में G20 के अनुसंधान और नवाचार सम्मेलन में शामिल G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का दौरा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इस समय नई दिल्ली में सरकारी बैंकों के कामकाज की समीक्षा बैठक कर रही हैं। बैठक में बैंकों के कामकाज की समीक्षा आर्थिक दक्षता और समग्र स्थिति के मानदंडों पर की जा रही है। बैठक में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष और अन्य सरकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वे देश के लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष को जारी रखेंगे। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये मायने नहीं रखता कि वे संसद में हैं या नहीं और इसलिए लोकसभा की सदस्यता छिन जाने के बावजूद वे ये काम जारी रखेंगे। श्री राहुल गांधी ने कहा कि वे देश के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए एक और विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। आयोग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे पत्र में कहा है कि दूसरे चरण में मतदाता सूची में 1 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार सुधार किए जा सकेंगे। सुधार के बाद मतदाता सूची का मसौदा 5 अप्रैल को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 10 मई को जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष और मंत्रिमंडल के 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लखनऊ में एक समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों में देश और दुनिया में अपनी नई पहचान बनाई है। नई दिल्ली में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज शाम 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नीतू घणघस और 75 से 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वीटी बुरा अपनी चुनौती रखेंगी। नीतू का मुकाबला मंगोलिया की एल्टेंट सेटगेई लुसाई खान से और लाइट हैवी वेट श्रेणी में स्वीटे का मुकाबला चीन की लीना वांग से होगा। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने स्विस ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने स्विट्जरलैंड के बासेल में डेनिश जोड़ी को हराया। सेमीफाइनल में आज उनका सामना तीसरी वरीयता प्राप्त मलेशिया की जोड़ी उंग ये सेन और ट्यू यी वाई से होगा। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर कल रात भूस्खलन के कारण आवाजाही रोक दी गई है। यातायात पुलिस ने यात्रियों को आज राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा न करने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चिकबल्लापुर में चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया। कहा, लोगों के साझा प्रयासों से भारत 2047 तक विकसित देश बनेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जूट उत्पादकों को बेहतर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से नई दिल्ली में पूछताछ कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से हल्बी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का शुभारंभ किया। और नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घणघस और सीटी बीरा आज शाम अपने अपने फाइनल मुकाबले खेलेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।